दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 150 बरस पहले इस देश में राजद्रोह का कानून लाया गया था। ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी और 1870 में यह ऐलान करते हुए लाई थी कि जो भी भारतीय नागरिक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है या लिखता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। और इसी कड़ी में महात्मा गांधी ने जब यंग इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन 150 बरस के बाद अगर हम आपसे इस बात का जिक्र करें कि मौजूदा वक्त में कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को एक नोटिस भिजवाए और उसमें राजद्रोह की आईपीसी की धारा का जिक्र हो तो आप क्या कहेंगे? यह संभव नहीं है कि किसी भी राज्य में कोई पुलिस वाला जागृत हो जाए और एक नोटिस किसी को भेज दे, वह भी जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही नहीं बल्कि उस राज्य के डिप्टी सीएम को बिना इजाजत लिए ऊपर से यह संभव नहीं है। लेकिन राजस्थान में यह हुआ है। राजस्थान में एक पत्र भेजा गया नोटिस के तौर पर, वहां के डिप्टी सीएम को, चंद विधायकों को भी भेजा गया जो निर्दलीय विधायक थे। लेकिन इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक नोटिस अपने नाम भी भिजवा लिया कि हम भी बताएंगे और उसमें भी सेडिशन चार्ज का ही जिक्र है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या वाकई कोई पुलिस वाला नोटिस भेज सकता है किसी भी जांच प्रक्रिया में बिना राज्य के गृह मंत्रालय की इजाजत के? और गृह मंत्री भी राज्य के मुख्यमंत्री ही हैं, यानी गृह मंत्रालय भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास ही है। जिक्र हम अशोक गहलोत का कर रहे हैं। अशोक गहलोत के निर्देशानुसार ही राज्य में जो साजिश रची जा रही थी उनकी सत्ता को डिगाने के लिए, और उसकी जब उन्हें भनक मिली तो उसके बाद एसओजी सक्रिय हुआ। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, यह भी पहली बार सक्रिय हुआ है राजनीतिक तौर पर। और उसके मातहत जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हरिप्रसाद, उनका एक नोटिस गया राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास। और उस नोटिस में जिस बात का जिक्र है, पहले उसका आप मजमून देख लीजिए और जरा समझने की इस मजमून को कोशिश कीजिएगा। यह कैसे संभव है कि जिस राज्य में चुनाव जिताने की पूरी प्रक्रिया में एक शख्स 5 साल तक संघर्ष करता रहा और उसके बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिल गई और कांग्रेस में 2 पावर सेंटर हो गए तो मुख्यमंत्री ने एक नोटिस भिजवा दिया अपने ही डिप्टी सीएम को कि तुम्हारे खिलाफ राजद्रोह के मातहत जांच की जा रही है। और जरा इस नोटिस को देखिए, उसके बाद इसका जिक्र होगा। इसके एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो इस पत्र के मजमून को देख लीजिए जो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भेजा गया है। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर ने भेजा है और धारा 160 के तहत भेजा गया है। धारा 160 का मतलब कोई उपद्रव करता है तो उसको 1 महीने तक की सजा हो सकती है, यानी जेल हो सकती है। और इस लेटर के भीतर का जो मजमून है, जो कि सचिन पायलट माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सिविल लाइंस बंगले में भेजा गया है, उसमें कितना साफ लिखा हुआ है। प्रकरण संख्या 47/2020 दिनांक 10/7/2020 अंतर्गत धारा 124A 120P आईपीसी पुलिस थाना एसओजी जयपुर में अनुसंधान किया जाना है और इस संबंध में आपके बयान पंजीबद्ध किए जाने हैं। लिहाजा श्रीमान से निवेदन है कि आप उचित समय, दिनांक व स्थान से अवगत करावें ताकि आपके बयान पंजीबद्ध किए जा सके। और भेजने वाला शख्स अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधान अधिकारी एटीएस राजस्थान जयपुर के हरिप्रसाद हैं। इसका मतलब है कि आज जो धारा आईपीसी की 124A है वह अब सीधे सीधे पनिशमेंट फॉर सेडिशन है, यानी कोई भी इंसान सरकार विरोधी सामग्री बोलता है, लिखता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब कोई पुलिस अधिकारी बिना सीएम की सहमति, गृह मंत्री की सहमति, जो दोनों पद अशोक गहलोत जी के पास है, इसके बगैर वह डिप्टी सीएम को इस तरह का पत्र भेज नहीं सकता है। लेकिन यह पत्र भेजा गया और यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि इस तरह के राजद्रोह के मुकदमों का जिक्र और आरोपों का जिक्र का विरोध कांग्रेस मौजूदा सरकार के दौर में लगातार करती आई है। लेकिन सब कुछ यानी जिस नोटिस का मतलब बहुत साफ है कि राज्य के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं, राज्य के खिलाफ आपकी कार्रवाई हो रही है, तो क्यों नहीं आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमे के तहत कार्रवाई की जाए।
और इसी की जांच पुलिस को करनी है। लेकिन यह भी एक अचंभित करने वाली बात है कि यही वो कांग्रेस है जिस वक्त इस देश के भीतर में हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का जिक्र हुआ, जब कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, और भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ सेडिशन चार्ज इस देश में मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगाए, कांग्रेस ने विरोध किया और उस बात का जिक्र बार बार किया कि दरअसल इस तरह के कानून का उपयोग मौजूदा वक्त में कैसे किया जा सकता है जो कि ब्रिटिश सरकार के वक्त का बना हुआ है। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस नोटिस को देखते पढ़ते वक्त लगता है क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है, या फिर सत्ता के लिए एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई नजर आए तो देशद्रोह का मुकदमा ही दर्ज कर दिया जाए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इन दोनों परिस्थितियों को समझने के लिए हमको लगता है राजस्थान के उस सियासी गणित को भी अब समझना होगा, जिस गणित का मतलब बहुत साफ है। मौजूदा वक्त में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। संख्या के लिहाज से कांग्रेस के पास जो तादाद है वो 107 विधायकों की है। कुल 200 विधायकों का वहां की पूरी विधानसभा है, यानी 100 वहां पर चाहिए विधायक और 107 हैं। इसके अलावा निर्दलियों का साथ है जिसमें 13 निर्दलीय हैं, 5 अदर हैं जिसमें 2 बीटीए के हैं, 2 लेफ्ट हैं, 1 आरएलडी है। बीजेपी के पास 72 हैं और आरएलपी इसके अलावा 3 है। यानी आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस को कोई संकट नहीं है। संकट राजस्थान के भीतर 2 पावर सेंटर का है। उसमें भी राज्य के मुख्यमंत्री यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे तो तमाम जिलेवार जितनी भी नियुक्तियां होंगी, जो भी पावर सेंटर्स हर जिले दर जिले पंचायत स्तर पे खड़े होंगे, उस पे प्रदेश अध्यक्ष की ही चलती है और उसमें सचिन पायलट की चलेगी। तो सचिन पायलट के लोग क्यों खड़े हो जाएं? हमको लगता है कि इस पावर के बीच में बैलेंस करने से पहले जरा खटास कितनी ज्यादा है इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव अशोक गहलोत के बेटे वैभव लड़ रहे थे तो उस समय जोधपुर से उन्हें टिकट दिया गया। उस समय गहलोत नहीं चाहते थे कि जोधपुर से उन्हें टिकट दिया जाए क्योंकि सामने बीजेपी के दिग्गज खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव में हार मिली वैभव को, यानी अशोक गहलोत के बेटे से, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरे बेटे को हराने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए। सवाल है कि एक राज्य को पाने के बाद राज्य के भीतर कांग्रेसियों की यह धमाचौकड़ी का मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली में हाईकमान या तो सोया हुआ है या वह सोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती नहीं। और इसके दूसरे मतलब जब कांग्रेस के भीतर आप कुछ और झांकना शुरू कीजिएगा तो सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में हाईकमान सोया हुआ है या फिर वह सोने का नाटक कर रहा है। सवाल यह है कि दरअसल कांग्रेस के हाईकमान के इर्द गिर्द का जो वातावरण है वही सारी राजनीतिक बिसात को तय करता है और संयोग से उसमें जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, उनको तरजीह लगातार दी जाती है। और यही वो स्थितियां हैं शायद जिसको बदलने के लिए राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनकी भी नहीं चल पाई। वो चाहते थे चीजें पलट जाएं, वो चाहते थे कि नए तरीके से कांग्रेस खड़ी हो, वो चाहते थे कि जिस इलाके में पुराने बुजुर्ग कांग्रेसी हैं और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में युवा वोटर बनकर खड़ा हो गया है तो उसको वो बदलना चाहते थे। लेकिन दिल्ली के उस गलियारे के भीतर में सब कोई नहीं घुस सकते हैं। इसीलिए संकट मध्य प्रदेश में उभरा, इसीलिए संकट उभरने से बच गया छत्तीसगढ़, लेकिन इसीलिए संकट पंजाब में भी उभरा। राजस्थान पे लौटे उससे पहले लगता है कि एक तस्वीर और जरा साफ कीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किन अवस्था में बीजेपी में चले गए और कमलनाथ किन अवस्था में उनकी कुर्सी चली गई और दिग्विजय सिंह की बिसात पर कौन प्यादा था, कौन वजीर था। इसको समझने के साथ यह भी कोशिश कीजिए कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर भी समीकरण बैठाए जा रहे थे, वहां पर भी 2 कैंडिडेट मुख्यमंत्री की ओर उभर कर आए थे और मौजूदा वक्त में भी उन 2 कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस राज्य के मुख्यमंत्री बघेल की अभी भी नहीं चलती है। यानी भूपेश बघेल चाहकर भी अंबिकापुर, जहां से टीएस सिंहदेव आते हैं, और दुर्ग जो इलाका है वहां पर जो ताम्रध्वज साहू है, ये दोनों सोचते थे कि यह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन भूपेश सिंह बघेल राहुल गांधी की पसंद, वह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बावजूद इसके हर कांग्रेसी नेता का एक अपना दायरा होता है, हर कांग्रेसी नेता की एक अपनी
सियासी जमीन होती है उसमें वो नहीं चाहता है कि कोई सेंध लगाए। और इसी के मार्फत पंजाब को देखिएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से दरकिनार कर दिए गए कैप्टन के जरिए, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। और यह सब उस दौर में हो रहा है जिस दौर में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिनों को जी रही है, जिस दौर के भीतर में अभी तक यह माना जाता था कि गांधी फैमिली के जरिए कांग्रेस को वोट मिलता है। और यही वो जगह होती है जहां पर नेता की पहचान होती है कि नेता के जरिए पार्टी को वोट मिलता है। नरेंद्र मोदी की पहचान यही रही। नरेंद्र मोदी को वोट बीजेपी के जरिए नहीं मिला, उनकी अपनी लोकप्रियता, अपनी समझ और उनका अपना कद वो जैसा भी हो, लेकिन उसी के जरिए वोट मिला जिसके जरिए बीजेपी भी चार चक्के पर खड़े होकर दौड़ने लगी। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यहां पर नाजुक होती चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां जिसने मेहनत की उसके हाथ में फल नहीं देकर अगर वह एक नेक्सस काम कांग्रेस के भीतर का दिल्ली में बैठकर करते रहा और वह चीजों को नियुक्त करते रहा, तो वो एक स्थिति आती है जहां पर राज्य का मुख्यमंत्री जब एक नोटिस भी लिखवाता है तो उस नोटिस में राजद्रोह के मुकदमे के आईपीसी की धारा का जिक्र कर दिया जाता है। यह एक असंभव सी परिस्थिति है, लेकिन यह है। और शायद यही वो वजह है जब हम लोग टटोलते हैं पुरानी परिस्थितियों को और मौजूदा वक्त में राजस्थान को, तो राजस्थान जिन स्थितियों से निकला है उसमें राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत एक वक्त शानदार नेता थे, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जातिगत तौर पर भी देखिएगा तो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं गहलोत, उसकी भूमिका राजस्थान की सियासत में बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। लेकिन एक माहिर पॉलिटिशियन अशोक गहलोत रहे हैं और अशोक गहलोत के साथ उस दौर के अगर स्थितियों को देखिएगा, जिन जिन नेताओं का जिक्र अगर उस पीरियड के आएगा तो वो सारे पॉलिटिशियंस रहेंगे। उसमें आप दिग्विजय सिंह का नाम ले सकते हैं, उसमें आप गुलाम नबी आजाद का नाम ले सकते हैं, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन कांग्रेस कभी पार्टी के तौर पर खड़ी नहीं हो पाई। यह अपने ही नेताओं की साजिश और अपने ही नेताओं की चौसर में लगातार पासे को फेंकती रही और उसको लगते रहा कि हर बार वो जीतती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही काउंटर में बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर से एक नेता उभर कर आता है, ये पार्टी धराशायी हो जाती है। याद कीजिए, एक वक्त इंदिरा गांधी से भी घर ऑफिस छीनकर उनको एक अलग जगह बैठा दिया गया था। उस समय घर के भीतर इंदिरा गांधी रहती थी, बाहर दरवाजे पर आर के धवन बैठा करते थे। मौजूदा वक्त में प्रियंका गांधी की स्थिति भी यही हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी जमीनी नेता थी, वो रूट्स को समझती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में रूट्स का मतलब ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए आइए, अपनी एक बात कहिए और निकल जाइए। या फिर कोई नेता अगर निकलकर जमीन से जुड़ना भी चाहता है तो उसके उस औरे को बरकरार रखते हुए उसको जमीन पर जुड़ने वह लोग नहीं देते हैं जो शायद हर वक्त उस किचन कैबिनेट का हिस्सा रहते हैं। और शायद इसीलिए राजस्थान को लेकर दिल्ली के भीतर जो भी मंथन चलेगा वो अशोक गहलोत के अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत उसी चौसर की देन है या उसी चौसर को बनाने वालों में से एक रहे हैं। यह परिस्थिति कांग्रेस के भीतर की है। सचिन पायलट ने उस चौसर का निर्माण नहीं किया है। सचिन पायलट ने, याद कीजिए, राजस्थान में जिस तरीके से चीजों को क्रिएट किया, उसके बाद वहां पर कांग्रेस गांव गांव पहचान बनाते हुए जीतते हुए निकलती चली गई। यह ठीक वैसा ही था कि वसुंधरा के प्रति उस दिल्ली की सत्ता अनुकूल नहीं थी, यानी मोदी गवर्नमेंट अनुकूल नहीं थी और चाहते थे कि वसुंधरा हार जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे मनमोहन सिंह के दौर में जब घपले घोटाले निकल रहे थे तो जनता के भीतर उबाल था कांग्रेस के विरोध को लेकर, उसका लाभ बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिला, वह सत्ता में आ गए। ठीक इसी तरीके से वसुंधरा राजे की सत्ता को लेकर भी जनता के भीतर की जो भूमिका थी और जनता का प्रेम जो बीजेपी से था और नरेंद्र मोदी से था, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से वसुंधरा जीते, वो भी हार गई। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस जब धीरे धीरे राज्यों से छिनती चली गई और उसके पास चंद राज्य भी आए तो उसने गंवाने शुरू किए। मध्य प्रदेश उसकी एक मिसाल है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, लेकिन वहां पर भी टसल देखिए, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है क्योंकि उसमें भी टसल है कि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। सवाल इसीलिए है कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे। सचिन पायलट के साथ जो विधायकों की फहरिस्त है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है कि वो दिल्ली में है या गुरुग्राम में है, यानी जयपुर से निकल चुके हैं, बाहर आ गए, उसमें जिक्र होता है सुरेश टांग का, महेंद्रजीत मालवीय का, ओम प्रकाश शुक्ला का, राजेंद्र विदोड़ी का, पीआर मीणा का,
दानिश अबरार का, बहुत सारे लोगों का जिक्र होता है, लेकिन इसके पैरेलल में देखिए वह 3 निर्दलीय विधायक जिनको पैसा देने का जिक्र किया गया है कि इनको डिलीवरी बीजेपी के जरिए, वो कांग्रेस के नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। ओम प्रकाश हुंडला महुआ से, अजमेर किशनगढ़, सुरेश टांक, पाली मालवाल जंक्शन से खुशबीर सिंह, ये अलग अलग नाम है जो निर्दलीय कांग्रेस को ये समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस ने इनको अलग कर दिया। लेकिन सवाल है, कांग्रेस तो कांग्रेस ही रहेगी, सचिन पायलट कांग्रेसी हैं, अशोक गहलोत कांग्रेसी हैं, लेकिन इन सब के बीच भी जब आप एक हद से बाहर चले जाएं तो कोई क्या करे। और हमें लगता है कि यह शायद निर्णय लेने का वक्त है कांग्रेस के भीतर में। निर्णय इसलिए क्योंकि जब आप इस हद तक चले जाएं, क्योंकि जो पिटीशन, जो नोटिस भेजा गया है, जो हमने आपको दिखाया और उसके जो शब्द हैं, और उसमें कैसे किसी अधिकारी की हैसियत हो सकती है बिना मुख्यमंत्री के इजाजत की, जो कि राज्य का गृह मंत्री भी है, यह भी एक असंभव सी सोच है। इसके मतलब 2 हैं। एक, कांग्रेस के भीतर जो सब कुछ गंवाया जा रहा है, उस गंवाई हुई परिस्थिति में जो भी कुछ पा चुके हैं उसको अपने अनुकूल बनाने और मनाने की जद्दोजहद में नेता आपस में संघर्ष कर रहे हैं। पहली स्थिति यह। दूसरी स्थिति कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने कहीं पर अगर करोड़ों रुपए लटकाए भी कि हम आपको इसका लाभ देंगे, और दूसरी तरफ जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम करोड़ों रुपए के लोभ में आए, उनके पास उनकी अपनी राजनीतिक जमीन में राजद्रोह और देशद्रोह के एक नोटिस आकर चस्पा हो जाता है कि आपके खिलाफ जांच होगी इस मामले में। यानी इस जांच का मतलब क्या होगा? इस जांच का मतलब यह होता है कि अब आप स्टेट की निगरानी में हैं, आपका फोन टैप किया जाएगा, आपके जो भी मिलेंगे लोग उसके दायरे में आएंगे, उसकी जानकारी हमारे पास आएगी। यानी कुल मिला के ह्यूमिलेशन शुरू होता है, कुल मिला के मेंटल टॉर्चर शुरू होता है। अब सवाल यह नहीं है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को इस मेंटल टॉर्चर में लेकर आना चाहते हैं और दिल्ली में बनी हुई चौसर जो पुराने कांग्रेसियों ने बनाई हुई है यहां पर बैठकर, और उनकी कोई राजनीतिक जमीन अब कहीं बच नहीं पा रही है, वह उस चौसर के आश्रय ही और गांधी फैमिली का नाम ले लेकर अपनी सियासत को साधते हैं, अपने पावर को साधते हैं और उसके जरिए फायदा उठाते रहते हैं। क्या उनको अब ध्वस्त करने की स्थिति नहीं आ गई है? और राहुल गांधी अगर पहले राउंड में हार गए, जहां पर उन्होंने कमोवेश हर राज्य के पुराने अनुभवी बुजुर्ग कांग्रेसी के काउंटर में युवा को खड़ा किया और युवा के पीछे पूरी ताकत लगा दी, तो उसमें भी वो कैसे हारे, इसकी एक उदाहरण जो है, शानदार उदाहरण आपको तंवर का मिल जाएगा, जो कि हरियाणा में थे। हुड्डा के खिलाफ जब उनको खड़ा किया गया था। अलग अलग राज्यों में देखते चले जाइए, नेताओं की फहरिस्त आपके सामने आती चली जाएगी। कौन थे पृथ्वीराज चौहान, कौन थे अशोक चौहान, किस रूप में वो वहां पर खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कई खिलाड़ी, कई प्लेयर खड़े होते चले गए। जबकि हर के सामने आने वाले वक्त में एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी की जो पूरी सत्ता है वो गायब है। ये मोदी और अमित शाह की सत्ता है। इस सत्ता का मतलब यह होता है कि जैसे ही उसमें धुंधलापन आएगा, वैसे ही इनके खिलाफ बीजेपी के भीतर से भी आवाज निकलेगी और वोटर भी शिफ्ट होगा। लेकिन काउंटर में कोई अगर रहेगा नहीं तो फिर उसकी हथेली तो खाली होगी और इनकी हथेली फिर भर जाएगी। राजस्थान सिर्फ राजनीतिक प्रयोग, गहलोत के हटने हटाने का नहीं है। कांग्रेस के लिए राजस्थान एक ऐसे प्रयोग के तौर पर सामने आकर खड़ा हुआ है जहां उसे अब ऑपरेशन करना है अपने तौर पर। राजस्थान में सर्जरी होनी है, लेकिन उसका रिजल्ट दिल्ली तक नजर आएगा। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस करके दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।